दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर बहुत ही बेसिक ग्रामर का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाया गया है। तो जो ग्रामर का जो प्रोसेस है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जो एक बेसिक लेवल की ग्रामर है वहाँ उसका इस कहानी के अंदर यूज़ किया गया। और उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द इंटेलिजेंट पेंटर। क्या मतलब हुआ? द इंटेलिजेंट पेंटर मतलब कि बुद्धिमान चित्रकार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज एन इंटेलिजेंट पेंटर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर का कोई भी मतलब नहीं निकाला जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज एन इंटेलिजेंट पेंटर मतलब कि एक बार एक बुद्धिमान चित्रकार था। अ वेरी ओल्ड एंड रिच वुमेन वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू पेंट हर पोर्ट्रेट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। अ वेरी ओल्ड एंड रिच वुमेन मतलब एक बहुत बूढ़ी और अमीर महिला वेंट टू हिम उसके पास गई एंड आस्क्ड हिम। आस्क का मतलब पूछना या फिर किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी आस्क होता है। सेकंड फॉर्म में आस्क्ड। एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, क्या कहा? टू पेंट, पेंट करने को कहा, चित्र करने को कहा। हर पोर्ट्रेट, उसकी चित्र को पेंट करने के लिए कहा, उसके चित्र को बनाने के लिए कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बहुत बूढ़ी और अमीर महिला उसके पास गई और उससे उसने अपना एक चित्र बनाने को कहा। चलिए आगे देखिए। द पेंटर कंप्लीटेड द पेंटिंग इन 1 वीक। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। कंप्लीट का मतलब पूरा करना, सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड। द पेंटर कंप्लीटेड द पेंटिंग मतलब कि चित्रकार ने उस पेंटिंग को, उस चित्र को पूरा कर लिया। इन 1 वीक, एक हफ्ते में उसने पूरा कर लिया। When the old woman, वो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही महिला है और एक महिला के लिए वुमेन का ही यूज़ होगा। स्पेलिंग होगी WOMAN, लेकिन शायद प्रिंट की मिस्टेक है तो MEN है, क्योंकि वैसे ये जो वीमेन है ये एक प्लूरल नाउन है। तो कहानी यहाँ पर जो है वीमेन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर वुमेन ही आना चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ? चलिए आप इसको ए मान के चलें। When the old woman went to get the painting, जब बूढ़ी महिला पेंटिंग को मतलब चित्र को लाने के लिए गई, गेट मतलब लेने के लिए गई। हर डॉग अकम्पनाइड हर, अकम्पनाई मतलब किसी के साथ जाना। हर डॉग अकम्पनाइड हर, जो उसका डॉग था, उसका कुत्ता था, वो उसके साथ गया। चलिए आगे देखिए। The painter showed the portrait to her and waited for her comment। दोस्तों, ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है।
SHOW, शो का मतलब होता है दिखाना, सेकंड फॉर्म में शोड। तो क्या अर्थ हुआ, द पेंटर शोड द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का चित्र, उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। मतलब कि पेंटर ने, चित्रकार ने उसे, टू हर मतलब कि उसे, वो जो पोर्ट्रेट था, चित्र था, वो दिखाया। एंड वेटेड, और उसने प्रतीक्षा की, किस चीज़ की, वेट मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, सेकंड फॉर्म वेटेड, और उसने इंतजार किया फॉर हर कमेंट, उसकी टिप्पणी का। चलिए आगे देखिए, द ओल्ड वुमेन टर्न्ड टू हर डॉग। टर्न का मतलब मोड़ना, पलटना, सेकंड फॉर्म टर्न। तो क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड वुमेन टर्न टू हर डॉग, मतलब जो बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी महिला अपने कुत्ते की ओर मुड़ी। एंड आस्क्ड, और पूछा, मोती हाउ इज माई पोर्ट्रेट। तो उसने क्या पूछा, मोती हाउ इज माई पोर्ट्रेट। दोस्तों यहाँ पे शायद प्रिंट की दिक्कत है तो पोर्ट्रेट है। तो क्या अर्थ हुआ, मोती हाउ इज माई पोर्ट्रेट मतलब मोती मेरा जो चित्र है, मेरा चित्र कैसा है। बट मोती डिड नॉट इवन लुक एट द पेंटिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का एक वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। जो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वो है मोती, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। लुक मतलब देखना। तो इस तरह से इसका अर्थ क्या हुआ, बट मोती डिड नॉट इवन लुक एट द पेंटिंग, लेकिन मोती ने पेंटिंग को देखा भी नहीं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। आप दो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव के बनाइए और आप उन्हें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप उन वाक्यों को नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, मैंने खाना नहीं खाया। आई रिपीट, मैंने खाना नहीं खाया। दूसरा वाक्य है, वह पार्क नहीं गया। दूसरा वाक्य है, वह पार्क नहीं गया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये दो वाक्य दिए हैं। दोनों ही वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप इन दोनों को बनाएं और आप इन्हें कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए, द ओल्ड वुमेन एंग्रीली सेड। दोस्तों एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो दोस्तों आप इस तरह के शब्दों को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि जो एडवर्ब होंगे आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब जो ly पे ख़त्म होते हैं। तो एंग्रीली का मतलब हो गया गुस्से से, नाराज़गी से, क्रोध से। तो क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड वुमेन एंग्रीली सैड, मतलब कि बूढ़ी महिला ने गुस्से से कहा, आई विल नॉट पे यू फॉर दिस पेंटिंग। दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद डबल एल है तो इसे विल माना जाएगा। विल, आई विल नॉट पे यू फॉर दिस पेंटिंग। और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के यूज रूप में, साथ में नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, और पे का मतलब होता है किसी को कोई पैसे वगैरह देना, किसी चीज़ की अदायगी करना। तो उसने क्या कहा, आई विल नॉट पे यू फॉर दिस पेंटिंग, मतलब मैं आपको इस पेंटिंग के लिए पैसे मतलब कि पैसे अदा नहीं करूँगी, पैसे नहीं दूंगी। चलिए आगे देखिए, वॉट हैव यू मेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर वर्तमान में किसी तरह की क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। जैसे कि ऐसे वाक्य जिसमें आया है, गया है, चुका है वगैरह आता है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और साथ में यहाँ इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यदि आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप वाक्य में इंटरोगेटिव वर्ड को प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड को प्रयोग मेंशन किया जाता है। व्हाट का मतलब होता है क्या, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज़ या हैव। यहाँ पर यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया। उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेक मतलब होता है बनाना और थर्ड फॉर्म में मेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, व्हाट हैव यू मेड, मतलब कि आपने क्या बनाया है। इवन माई डॉग डज नॉट रिकॉग्नाइज मी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद यदि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो हमें
डू नॉट का यूज़ करना होता है, और यदि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर डज नॉट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है माई डॉग, तो ये सब्जेक्ट के रूप में इसे प्रयोग किया गया है और ये एक सिंगुलर नाउन है। और दोस्तों यदि ये डॉग की जगह डॉग्स होता तो ये प्लूरल नाउन बन जाता, फिर हमें डज नॉट की जगह डू नॉट का यूज़ करना होता। तो फिलहाल ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ डज नॉट का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, इवन माई डॉग डज नॉट रिकॉग्नाइज मी। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, मतलब कि मेरा कुत्ता भी मुझे नहीं पहचानता है। चलिए आगे देखिए। द पेंटर रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना। द पेंटर रिप्लाइड, चित्रकार ने जवाब दिया। कम इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह आइए। बाय देन तब तक आई विल रेक्टिफाई माई मिस्टेक। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, RECTIFY। रेक्टिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को सुधार करना, उसे रेक्टिफाई कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, आई विल रेक्टिफाई माई मिस्टेक, मतलब मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। नेक्स्ट डे अगले दिन, द ओल्ड वुमेन केम विद हर डॉग। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। अगले दिन बूढ़ी महिला अपने कुत्ते के साथ आई। दिस टाइम इस बार, द डॉग स्टार्टेड लिकिंग द पेंटिंग। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, LIC के लिक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चाटना, और ये फोर्थ फॉर्म है लिकिंग। और यदि हम इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये इस वाक्य के अंदर एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, तब हमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। और स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे करना है, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, दिस टाइम इस बार, द डॉग स्टार्टेड लिकिंग द पेंटिंग, मतलब इस बार कुत्ता उस पेंटिंग को, मतलब उस चित्र को चाटने लगा। एक्चुअली मतलब कि असल में, वास्तव में, असल में, द पेंटर हैड रब्ड अ पीस ऑफ मीट एट द लोअर एज ऑफ द पेंटिंग ड्यूरिंग द नाइट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। रब का मतलब होता है रगड़ना, और ये थर्ड फॉर्म है RUBBED रब्ड। तो जब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, असल में द पेंटर हैड रब्ड अ पीस ऑफ मीट। असल में जो पेंटर था उसने एक पीस ऑफ मीट मतलब एक मांस के टुकड़े को रगड़ दिया था। कहाँ रगड़ा था, एट द लोअर एज ऑफ द पेंटिंग। लोअर एज मतलब कि जो नीचे का किनारा था उस चित्र का, पेंटिंग का, वहाँ उसने एक मांस के टुकड़े को रगड़ दिया था। ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात्रि के दौरान, रात के समय। द ओल्ड वुमेन थॉट, थिंक मतलब सोचना, सेकेंड फॉर्म थॉट। द ओल्ड वुमेन थॉट, बूढ़ी महिला को लगा कि द डॉग लाइक्ड हर पोर्ट्रेट, बूढ़ी महिला को लगा कि जो कुत्ता है उसे उसका जो पोर्ट्रेट चित्र है वो अच्छा लगा। एंड पेड अ लॉट ऑफ मनी, और उसने बहुत सारे पैसे दिए, मनी टू द पेंटर, और उसने पेंटर को, एंड पेड अ लॉट ऑफ मनी टू द पेंटर, और उसने पेंटर को बहुत सारे पैसे दिए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ऐसा कोई मॉरल मेंशन नहीं है, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद हम सहज ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मॉरल क्या हो सकता है। मॉरल यही है कि जो ये पेंटर था, जैसा कहानी का टाइटल है वैसा ही ये व्यक्ति था, इंटेलिजेंट था। क्योंकि वो जो बूढ़ी महिला थी, असल में वो शायद एक यहाँ पर उसकी मूर्खता थी, क्योंकि जो जानवर वगैरह होते हैं वो ऐसे चित्र देखकर नहीं पहचान सकते हैं। और इसी कारण जो था उसने ये डिसीजन लिया कि ये जो चित्र अच्छा नहीं है। लेकिन जो पेंटर था वो काफ़ी चालाक था, और उससे पता था कि इसका जो डॉगी, जो कुत्ता है, उसको किस तरह से इस चित्र के प्रति आकर्षित करना है, और उसने वही काम किया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का हार्ड वर्क उसको सफल नहीं कराता, लेकिन जो उसका स्मार्ट वर्क होता है उससे व्यक्ति वो सक्सेस भी पाता है। So friends, this was the story. If you really enjoyed this session, if you have learned something new today, it's my request, do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And your single like and subscribe is a very big motivation for me. And apart from this, if you have any type of doubt, you can ask me in the comment section. And if you have any valuable suggestion, your feedback, you are more than welcome. You can just share your feedback. Any type of suggestion you have, you can share in the comment section. And whenever you feel like giving any type of suggestion, it is very good. And I always recommend you guys
that you must share your feedback and your valuable suggestions, because your suggestions can really help me a lot to improve the quality of my videos. So that is the reason I always request you guys that whenever you have any type of good suggestion, do not hesitate, just share your feedback, your suggestion in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.